नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात कृषि की। देश की बढ़ती हुई आबादी की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए खेती बहुत ही महत्वपूर्ण होती जा रही है। सरकार ने खेती को उन्नत करने के साथ किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने की पहल की और उसके तहत कई कदम भी उठाए। वर्ष 2017-18 के दौरान 306.82 मिलियन के कुल वार्षिक फल और सब्जी उत्पादन के साथ दुनिया का एक प्रमुख बागवानी देश भारत बन चुका है। वहीं पिछले यानी कि 2017-18 में देश में रिकॉर्ड कृषि उत्पादन हुआ, लेकिन इसके बावजूद खेती किसानों के लिए लाभ का सौदा नहीं बन पा रहा है। हैदराबाद में चल रहे एग्रीविजन 2019 को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने इसी चिंता पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि खेती में तकनीक और इनोवेशन को बढ़ावा देने पर उन्होंने खास जोर दिया और कहा कि शायद इसके जरिए ही खेती को मुनाफे में बदला जा सकता है और किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। तो आज समझेंगे कि रिकॉर्ड उत्पादन और बागवानी में नंबर 1 देश बनने के बावजूद किसान को उसका हक क्यों नहीं मिल पा रहा। क्या वो नए कदम या तकनीक या इनोवेशंस हैं जिसके जरिए हम किसानों की न सिर्फ आय को बढ़ा सकते हैं बल्कि उनकी तकदीर को संवार सकते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर MJ खान साहब, चेयरमैन है इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर तदामुल हक हैं, फॉर्मर चेयरमैन कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, कॉस्ट एंड प्राइस और नीति आयोग में सलाहकार भी। बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही प्रेम मिश्र वशिष्ठ हैं, फॉर्मर डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर। सर बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में तजामुल साहब आपसे करना चाहूँगा, जब हम आम आदमी के तौर पर सुनते हैं कि रिकॉर्ड उत्पादन जिनसों का हो रहा है, बागवानी में टॉप 2 में इंडिया पहुँच चुका है और हम नंबर 1 पर पहुँचते हैं, इसके बावजूद जब हम उन किसानों को देखते हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं, वो ना तो खुश हैं आर्थिक तौर पर और ना ही उनको वो सहूलियत, तो ये विरोधाभास क्यों है? इसका 2 मुख्य कारण है। एक तो है कि पहले से ही जब हम शॉर्टेज के इकोनॉमी में थे तब से प्रोडक्शन बढ़ाओ का नारा लगाते रहे और बढ़ाते भी रहे। काफ़ी बढ़ा हर चीज़ में, चाहे फूड प्रोडक्शन हो, चाहे फ्रूट्स वेजिटेबल्स का हो। मोर और लेस एक्सेप्टिंग 1-2 कमोडिटी छोड़ दे तो सभी में करीब करीब हम स्वावलंबी हैं या फिर ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। कभी कभी तो रखने की भी जगह नहीं होती। तो एक तो ये है कि जब प्रोडक्शन डिमांड से ज़्यादा हो जाए तो मार्केट प्राइसेस क्रैश कर जाता है। जब मार्केट प्राइस क्रैश कर जाता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलरेडी किसी में कम हो नहीं रहा है, राइजिंग इनपुट कॉस्ट है ही, तो ऐसे हालत में किसानों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो इसको तो आपको अलग से इसका समाधान निकालने की ज़रूरत है कि हर एक फार्मर्स चाहे ग्रुप बना के हो चाहे जैसे भी हो, मार्केट देख के और प्राइस डिस्कवरी को देख के अपना डिसाइड करे क्रॉप सिस्टम या अपना प्रैक्टिसेस जो है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि एक और मार, जैसे आपने हरदम में देखा होगा कि कभी कभी इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ही ले लीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में कभी कभी सीजनल ग्लट भी आ जाता है कई का, और कभी कभी वो शॉर्टेज भी हो जाता है एकाएक। आपने ये भी देखा, प्याज का दाम एकाएक कभी 40 रुपया 50 रुपया भी हो जाता है और कभी 1 रुपया। इतना वेरिएबिलिटी या वेरिएशन किसी और चीज़ों में नहीं होता जितना आपका प्याज आलू में थोड़ा दिन हुआ, टोमेटो में हुआ, इसी तरह की चीज़ों में होता है। ये पेरिसेबल कमोडिटीज़ है, उसके लिए आपको स्टोरेज फैसिलिटीज़ चाहिए, खास करके कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ और कमोडिटी स्पेसिफिक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़, चूँकि सबका रिक्वायरमेंट, टेम्परेचर रिक्वायरमेंट सबका अलग अलग है। और उसमें करीब आज के दिन में 50 मिलियन टन का डेफिसिट है। 50 मिलियन टन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आपके डेफिसिट है स्टोरेज फैसिलिटीज़ का। फिर उसके बाद कोल्ड चेन सिस्टम हो, आपका वैल्यू चेन सिस्टम से उसको कनेक्ट करना हो, तो वो एक बहुत बड़ी कमी रही, जिसके चलते जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जाते हैं इस तरह से वो बर्बाद हो जाते हैं। ये बर्बादी से बचाने के लिए आपको मेजर तो लेना पड़ेगा। एक तरफ जैसे मैं तो हरदम यही कहता हूँ कि 2 इसका समाधान है। एक तो है कि एग्रीकल्चर को अब डिरिस्क, मैं समाधान पर भी आऊँगा, पहले देखते हैं कि किस तरीके के कदम हैं जिनके चलते हो रहा है। खान साहब, क्योंकि जब रिकॉर्ड उत्पादन हम बात कर रहे हैं और ख़ासतौर पर बागवानी में, लेकिन आंकड़े ये भी कहते हैं कि तमाम कदम उठाने के बावजूद करीब 10% हम उसको कंज्यूमर तक पहुंचा पाते हैं और कई बार 90% तक वो ख़राब होने की स्थिति में होता है या उसका सही वो दाम नहीं मिलता है। इसको कैसे हम सुधार पाएँ? और जैसे कि उपराष्ट्रपति महोदय ने भी कहा कि इनोवेशन, टेक्निक और इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टेट लेवल पर, क्या वो बड़े फैक्टर हैं जो कि इसको बदल सकते हैं और वो खासे कमज़ोर दिखते हैं? देखिए, ये प्रॉब्लम वेजिटेबल्स में या फ्रूट्स में ज़्यादा है, इसलिए है कि जो नॉन MSP क्रॉप्स हैं, जो MSP क्रॉप्स हैं उसमें अगर बम्पर प्रोडक्शन होता है
तो फार्मर्स को एडवर्सली अफेक्ट करता है, ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं बैठता है। लेकिन जो नॉन एमएसपी क्रॉप्स हैं, एमएसपी क्रॉप्स में तो एश्योर्ड होता है क्योंकि सरकार खरीदेगी ही, तो मार्केट प्राइस एंड एमएसपी प्राइस में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 5 से 7% एग्जिस्ट करता है। समटाइम्स लोअर होता है, प्राइवेट खरीदते हैं, समटाइम्स 5-7% हायर चला जाता है एमएसपी के, बट अराउंड एमएसपी होवर अराउंड करता है, घूमता है। लेकिन जो नॉन एमएसपी क्रॉप्स हैं जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, इसमें अगर बम्पर प्रोडक्शन होगा तो क्रैश हो जाएगी, इसलिए कि कोई प्रोक्योरमेंट का सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर या स्टेट वाइज इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि अगर बम्पर प्रोडक्शन 15% 18% ज़्यादा हो गया तो 8 या 10% सरकार ने खरीद लिया हो। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करें? अब उसमें आता है जो माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने आज कहा है कि कौन से नई आइडियाज़ हैं जिन पे काम हो सकता है, कौन से इनोवेशंस ग्लोबली हैं, कौन से प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड हैं जिनको अडॉप्ट किया जा सकता है, या कौन सा एक मॉडल्स डेवलप किए जा सकते हैं ताकि फार्मर्स को इमीडिएट रिलीफ या सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल हो जाए। इनोवेशंस की जो बात है, पहले जो एग्रीकल्चर का अगर आप देखें जो ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो रिसर्च लेड था। अब इनोवेशंस का टाइम आया है, और ख़ास करके अगर आप देखो जब डिजिटल एग्रीकल्चर की बात हो रही है तो बहुत सारी आइडियाज़ ऐसी वर्क कर रहे हैं इस टाइम पे, खास करके स्टार्टअप जो छोटे छोटे निकल के आ रहे हैं, अमेजिंग मॉडल्स लेके आ रहे हैं, बड़े लो कॉस्ट मॉडल्स लेके आ रहे हैं और डिसेंट्रलाइज तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डिफरेंशिएटेड अप्रोच रिक्वायर्ड होती है, चाहे स्टोरेज हो या और सिचुएशन में। तो इनके नेटवर्क को लिवरेज करने की ज़रूरत है और इनकी आइडियाज़ को स्केल करने की ज़रूरत है। बहुत स्मॉल लेवल पे कर रहे हैं ये लोग, यहाँ तक कि इतना लो कॉस्ट सिस्टम्स स्टोरेज में कर रहे हैं, मार्केटिंग में कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन एक्टिविटीज़ में कर रहे हैं, लेकिन छोटे लेवल पे कर रहे हैं ये सब। तो इनका एक तरीके से नेशनल प्लेटफॉर्म डेवलप करने की ज़रूरत है, जहाँ सारे इनोवेशंस जो प्राइवेट सेक्टर में स्पेशली स्टार्टअप्स कर रहे हैं, इनको कैसे गवर्नमेंट फंड करके स्केल अप कर दे ताकि उसका इम्पैक्ट आए और फार्मर्स को एक सपोर्ट सिस्टम ऐसा मिल जाए कि सरकार के सहारे न रहें, बल्कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपल प्लेयर्स एंड मैनी ऑप्शंस इन प्लेस। उन ऑप्शंस के सारे कम से कम वो बम्पर प्रोडक्शन के टाइम पे क्रैश की सिचुएशन ना आए। ओके प्रशांत साहब, क्योंकि स्टेट लेवल पर और सेंटर ने पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है ई मंडी, नैम, कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं। कुछ राज्यों पे इनमें बेहतर काम भी दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद क्या ये लगता है कि जो मार्केट है और जो चेन है, मैं कहूँ कि प्रोड्यूसर से लेकर और बाजार तक की, ये दोनों कमज़ोर कड़ियाँ हैं जो हम मजबूत नहीं कर पाए, यही बड़े फैक्टर हैं या कुछ और? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। और जैसे डॉक्टर हक ने कहा, मैं थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करके थोड़ा कुछ ऐड करना चाहूँगा। फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है पेरिशेबल गुड्स में स्पेशली, उसमें अभी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है गवर्नमेंट का, ऐसा नहीं है कोई इंटरवेंशन नहीं है, बट दैट्स वेरी इनइफेक्टिव। दूसरे, एमएसपी इज़ नो सोल्यूशन एब्सोल्युटली एज फार एज दीज पेरिशेबल गुड्स आर कंसर्न, इज़ नॉट वर्केबल। तो उसमें फंडामेंटल प्रॉब्लम जो है, फर्स्ट स्टेज है कि वो प्रोड्यूस थ्रू मार्केट, थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फार्मर्स, एफपीओज वगैरह जो हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हों या दूसरे फॉर्म का ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें रोल प्ले करेगा, क्लोज टू द फार्म, वहाँ पे उसका अरेंजमेंट होना चाहिए और पैक हाउसेस होने चाहिए, फिर कूलिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि वो स्पॉइल ना हो, उसके बाद वो मार्केट में चलेगा। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्लस ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों चीज़ें एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हैं। जब तक ये नहीं होगा कोई सिस्टम वहाँ फंक्शन नहीं करेगा और ट्रेमेंडस लॉस फार्मर को होगा। देन थर्ड स्टेज में आप मार्केट से उसको लिंक करते हैं। मार्केट आपका एपीएमसी हैज़ टू गो एक्चुअली, बट एपीएमसी अगर कुछ नहीं भी अगर जा रहा है तो ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स को आपको बाईपास करके मार्केट से लिंक करना होगा। और बेसिक चीज़ ये है कि फार्मर अपने प्रोड्यूस को बेचने के लिए सामर्थ हो कि लोकल मार्केट के बियॉन्ड जा सके। दैट्स द फंडामेंटल थिंग। वो रिलाई सिर्फ न करे कि मेरा लोकल मार्केट मंडी है, एपीएमसी है, तो उसको कैसे आपको एम्पावर करना है कि मार्केट के बियॉन्ड जाकर अपने को वो लिंक कर सके। इट कुड बी 100 miles away from the local market, would be 50 miles away। तो बेसिक चीज़ है कि जो मेजर कंज्यूमर सेंटर्स हैं, मार्केट्स हैं, वहाँ से उसका लिंक होना चाहिए। तो उसमें दोनों चीज़ें आवश्यक हैं, जैसे मैंने कहा, पैकिंग हाउस क्लोज टू द फार्म हो, कूलिंग सिस्टम हो, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे उनको रखा जाए, उसके बाद मार्केट में फिर कोल्ड चेन पूरा मार्केट तक लिंक हो, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए।
फार्मर अकेला नहीं कर सकता। क्योंकि सरकार ने हमने देखा था कई जगहों पर शुरू हुआ था और स्कीम पिछले मैं अगर 7 साल के पीछे दरमियान देखता हूँ, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन को लेकर खासी सब्सिडी देने की बात हुई, स्कीम चलाई गई, लेकिन रिजल्ट बहुत ही मैं कहूँ कि नेगेटिव दिखा। देखिए उसमें फंडामेंटल फ्लॉ है कोल्ड चेन मॉडल में, सॉरी उसमें कोल्ड स्टोरेज मॉडल में। आप कोल्ड स्टोरेज से पहले का स्टेप नहीं देख रहे हैं। कोल्ड स्टेज में रखने वो कैसे जाएगा? पहले तो पैकिंग अरेंजमेंट हो ना आपका, फिर स्मॉल कूलिंग सिस्टम हो। जब लार्जर प्रोडक्ट्स उसको ज़्यादा देर वेट करना है, 1 महीने 2 महीने 15 दिन वेट करना है, तब कोल्ड स्टोरेज में जाएगा। तो प्री कोल्ड स्टोरेज जो स्टेजेस हैं उस पर कहीं ध्यान नहीं दिया गया है। तो एक ये फंडामेंटल फ्लॉ है। तो सारा हमारा ध्यान रहता कि कितने मिलियन टन्स का कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए। एक्चुअली वो मॉडल, इसमें ये फ्लॉ है इसमें सारे में। तो प्री कोल्ड स्टोरेज स्टेज जो है वो मिसिंग है सारे सिस्टम में। फिर कोल्ड स्टोरेज आता है, फिर सारी चेन वहाँ से चलती है। तो वो चेन को पूरा आपको मार्केट पॉइंट से लिंक करना है। तो बेसिकली जस्ट टू समराइज ये है कि कैसे फार्म को अपने लोकल मार्केट के बियॉन्ड जाके वो लिंक करेगा, तब तक उसका प्रोड्यूस वो बिकेगा नहीं। अदरवाइज ये क्रैश होगा वहीं पे सारा सिस्टम। ये अनफॉर्चुनेट तजम्मुल साहब जो बात कही कोल्ड स्टोरेज या कोल्ड चेन के फ्लॉस को लेकर, दूसरा इसमें सवाल उठता है कि क्या किसान अभी भी परंपरागत खेती की तरफ है, वो कमर्शियल खेती या जो प्रोड्यूस उसको नहीं कर रहा है, और वैल्यू एडिशन जिसकी बार बार बात हो रही है कि उसके बिना आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं, उस दिशा में हम नहीं बढ़ पाए हैं। बढ़े थोड़ा, लेकिन बहुत कम। मतलब प्रोग्रेस जो है बहुत स्लो है और उसमें काफ़ी बढ़ोतरी की ज़रूरत है। खास करके जैसे प्रोसेसिंग सेक्टर के देख लीजिए, जैसे आपने जिक्र किया कि मिनिस्टर महोदय ने कहा कि हम एग्रीकल्चरिस्ट को फ़ायदा होगा फूड प्रोसेसिंग से, तो ये तो होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ प्रोसेसिंग चाहे वो पेरिसेबल हो या चाहे नॉन पेरिसेबल हो, सबका ही बहुत कम है। बहुत अभी इसको मतलब पूरा ही मैदान खाली है। लेकिन उसमें दिक्कतें क्या आती है कि कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ मान लीजिए रूरल एरियाज में प्राइमरी लेवल पे ही आप प्रोसेसिंग करना चाहते हैं और कुछ रूरल इंडस्ट्रीज भी आना चाहते हैं मान लीजिए प्रोसेसिंग के लिए, तो पहले तो पावर नहीं है आपके पास। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जब तक नहीं होगा तो कई चीज़ें आपका काम ही नहीं करेगा। उसको फिर कहेंगे कि आप डीजल ऑपरेटेड ये यूज करो, तो जनरेटर यूज करो, तो वो एक्सपेंसिव पड़ता है। फिर दूसरी जगह जैसे मैंने देखा कई जगह, एक्चुअली मैं विजिट किया हूँ प्रोसेसिंग सेंटर, अब जो खास करके फूड पार्ट्स वगैरह के कई जगह। बंगाल में गया था रिसेंटली, बंगाल में 2 जगह मालदा और एक पुरुलिया में जाके देखा कि वहाँ जैसे कहा रहे कि रॉ मटेरियल्स है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी है तो रॉ मटेरियल्स नहीं है, फिर दूर दूर से लाएगा तो उसका एडिशनल कॉस्ट है। और तो ये सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन ये है कि इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, दोनों चीज़ को डेवलप करके। दूसरी बात है कि इंडिविजुअली अगर एक कोई सिंगल फार्मर को कहेंगे, 85% फार्मर्स तो हमारे छोटे मार्जिनल फार्मर्स हैं, आप ऐसे फार्मर्स को कहें कि इंडिविजुअली कहीं मार्केट में भी ले जाए लोकल लेवल पे भी, तो वो भी नहीं हो पाता, और प्रोसेसिंग करे वो भी नहीं कर पाता। उसके लिए ग्रुप करना पड़ेगा कोई भी चीज़, इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए। जैसे ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है यहाँ शुरू हुआ है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं। FPOs की बात जो कर रहे हैं कि वो बड़े कंपनीज के साथ मिल के भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके भी प्रोसेसिंग सेक्टर में आ रहे हैं, और लोकल लेवल पे प्राइमरी लेवल पे प्रोसेसिंग करके उनके साथ मार्केटिंग अरेंजमेंट्स करके अच्छा खासा चला सकते हैं। ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है और लोग चाहते भी इसको हो। नया हमारा जो APMC मॉडल एक्ट बना, उसमें हमने इस सब बातों को कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी मतलब धरातल में चीज़ें आ नहीं रही हैं, और जिसके चलते लगता है कि हम अभी वहीं के वहीं घूम रहे हैं। तो इसमें स्कोप बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, लेकिन उसको करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पार्टिसिपेशन से इसको डेवलप करना होगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिपेशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए इंसेंटिवाइज करना होगा। वो इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सारे बातों पे बहुत ज़्यादा चर्चा हुई नहीं है। मतलब ब्रॉड कॉन्सेप्ट तो आ गया है, लेकिन उसको एक्चुअली प्लानिंग लेवल पे, स्ट्रेटेजी लेवल पे, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट कमोडिटीज के लिए किस तरह से क्या होगा। और इवन फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस भी आज के दिन में कहा जाए 10-12 साल से तो चल ही रहा है बातें। अभी तक नबार्ड वाले कहते हैं हमारे पास सिर्फ 2000 ही फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस है, जिसमें 700-800 थोड़ा ठीक ठाक है। क्यों भाई?
इतने बड़ा देश में तो लाखों की संख्या में ऑर्गेनाइज करना होगा और इसको फास्ट ट्रैक में मेरे हिसाब से तो एक कंपलसरी बना देना है कि हर एक स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को ग्रुप्स बना के ही ये सब काम करना है। उनका मार्केटिंग करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, मार्केट में नेगोशिएट भी तब करेंगे जब उस तरह से एम्पावर्ड होंगे, ग्रुप में होंगे। इंडिविजुअली तो वो कहाँ जाएंगे, किसी मार्केट में जाएंगे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो उनका तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही नहीं आएगा। तो ये सारे दिक्कतें हैं प्रैक्टिकल, ये सारे बैठ के इन चीज़ों को सॉल्व करना होगा। और एक और चीज़ जो खान साहब समझना चाहूँगा, क्योंकि जब हम प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं, जो लागत है वो लगातार बढ़ी है और लागत को कम करने का एक ही तरीका है कि या तो हम ग्रुप में एग्रीकल्चर सेक्टर को करवाएं ग्रुप बनाकर, या फिर टेक्नोलॉजी के ज़रिए। लेकिन ये दोनों ही जो फॉर्मूले हैं वो अब तक हमने देखा है कि देश के ज़्यादातर राज्यों में या तो अमल में नहीं लाए गए या लाए गए तो सिर्फ औपचारिकता भर के लिए। इसको कैसे बदलें? नहीं, ऐसा है कि पॉकेट्स ऑफ एक्सीलेंस हैं और बड़े अच्छे मॉडल्स हैं जहाँ एक एक किसान एक एक एकड़ से 5 लाख से ऊपर कमा रहा है, वो भी हैं, बड़े सक्सेसफुली कंसिस्टेंटली कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसको आप स्केल करने की ज़रूरत है, पूरे देश भर में कैसे फैलाएं और कैसे रैपिडली इसको रेप्लिकेट करें। मुझे लगता है तीनों लेवल पे सपोर्ट की ज़रूरत है। पॉलिसी सपोर्ट की ज़रूरत है, पहला एंगल देखना है। उसमें सबसे पहले देखना है कि क्या APMC के तहत कम्प्लीटली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फ्री हैं थ्रू आउट द कंट्री मूवमेंट के लिए। नंबर 2, क्या एक मैकेनिज्म हो सकता है कि कंट्रीज़ में है, मैं फिलीपाइंस में देख के आया हूँ कि एक स्टेट एडवाइजरी प्राइस होती है, मिनिमम प्रिक्योरमेंट प्राइस एंड मैक्सिमम सेल प्राइस। स्टेट एडवाइज्ड प्राइस बोलते हैं फिलीपाइंस में। उसमें ये है कि वो अपने कास्टिंग निकाल लेते हैं कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, तो वो एश्योर कर देते हैं फार्मर्स को मिनिमम कम से कम इतने में खरीदेंगे, जैसे 10 रुपये में वेजिटेबल खरीदना है। फिर उन्होंने लगा लिया ट्रांसपोर्टेशन, वेस्टेज और डीलर डिस्ट्रीब्यूशन का मार्जिन मार दिया, 4 रुपये बैठा, तो उन्होंने कहा स्टेट एडवाइज प्राइस है 15 रुपये। 15 से आप ऊपर नहीं बेच सकते हैं, तो 10 से नीचे खरीद नहीं सकते, 15 से ऊपर बेच नहीं सकते हैं। अल्टीमेटली जितना कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट है वो तो चाहे 15 पे बिके या 22 पे बिके, वो तो कंज्यूमर खरीदेगा ही। तो ये एक पॉलिसी डिसीजन बड़ा हो सकता है। मैंने सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को नोट भी इस पे दिया था कि आप इसमें दोनों प्राइसेस का आप स्टेट एडवाइज प्राइस कर लें। इसमें अगर आप देखें US में तो एक फेयर ट्रेड बोर्ड है FTB, उसका काम होता है प्रोड्यूसर्स को एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक साथ बैठालते हैं और प्राइस आपस में निगोशिएट करते हैं। जैसे जो ट्रेडर्स हैं उनको और जो फार्मर्स ग्रुप्स हैं, एक एग्रीड हो गया, उसको एडवाइज कर दिया कि भाई इस प्राइस पे पूरे देश के ट्रेडर्स खरीदेंगे। या इंडिया में चूंकि बड़ा डाइवर्स स्टेट सिस्टम है, एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है, तो स्टेट लेवल पे तो एक तो ये है। तीसरा एक्सपोर्ट का बड़ा एक बैलेंसिंग इफेक्ट होता है। अगर आप 10-15% एक्सपोर्ट करते हैं, एक तो पूरी चेन में सब चीज़ इंप्रूव कर जाती है, क्योंकि आपको क्वालिटी मेंटेन करना है, कॉम्पिटिटिवनेस मेंटेन करना है, ग्लोबल मार्केट पे कॉम्पीट करना है, तो पूरी चेन में हर चीज़ दुरुस्त हो जाती है। जैसे फिलॉसफिकली कहा जाता है कंपटीशन इम्प्रूव एवरीथिंग। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है और एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक ग्लोबल मार्केट आपको मिल जाएगी। तो जैसे शुगर के केस में है, इस साल जो है प्रोडक्शन अगेन 5 मिलियन टन ज़्यादा होने जा रहा है, तो पिछले साल का कैरी ओवर स्टॉक है 10 मिलियन टन में सरकार की हालत खस्ता हो जाएगी। तो अगर एक्सपोर्ट भले सब्सिडाइज करके करना पड़े, लेकिन एक्सपोर्ट करना ज़रूरी है। तो एक तो पॉलिसी सपोर्ट है, दूसरा टेक्नोलॉजी आपने मेंशन किया, उसका बड़ा रोल है। जैसे जब तक आप डिमांड प्रोडक्शन को कुछ न कुछ हद तक बैलेंस नहीं कर पाएंगे, मैच नहीं कर पाएंगे, तब तक यही हाल होता रहेगा। अमेरिका में देखें तो एक सोइंग इंटेंशन सर्वे होता है आजकल, नाउ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, एक सिस्टम अवेलेबल है, उससे फार्मर्स से बातचीत करें, पता चल जाता है इस साल कौन सी क्रॉप होने जा रहे हैं। वो एस्टिमेट निकाल लेते हैं, फिर एडवाइज कर देते हैं कि इस प्राइस का जो है ये इस क्रॉप का ये प्राइस होने जा रहा है, तो आप देख लीजिए इसको नहीं बोइए। तो ये भी टेक्नोलॉजी का है। और टेक्नोलॉजी के कई सारे और रोल्स हैं, जैसे सेल्फ लाइफ बढ़ा देना उसका। टेक्नोलॉजी की एक नई हाई टेक्नोलॉजी से ऐसे स्टोरेज और डिसेंट्रलाइज गांव-गांव में खड़े करने की जरूरत है, बेसिक लेवल प्रोसेसिंग जहाँ हो जाए, तो कम से कम फार्मर का डिस्ट्रेस सेल का जो है सिचुएशन अवॉइड किया जा सके। फिर मैं इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम पर भी आऊँगा, उसकी भी ज़रूरत है। FPO बन गए हैं, उनमें जो कमियां हैं वो भी आइडेंटिफाइड हैं ना, उन कमियों पे काम करके उनको कैसे वाइब्रेंट बनाएं ताकि वो एक्चुअली डिलीवर करें जिस पर्पस के लिए ये पॉलिसी आई थी, वो क्रिएट हुए थे। तो इसमें आप बैंकिंग सिस्टम का भी रोल है कि किस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स को फंड करें ताकि वो विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे एक फार्म लेवल प्रोसेसिंग और फार्म लेवल स्टोरेज कैपेसिटीज़ क्रिएट करें ताकि डिस्ट्रेस सेल अवॉइड हो। ये पॉलिसी डिसीजन हो जाएगा, स्टेट एडवाइज प्राइसेस हो जाएंगे और फिर मार्केट ओपन हो जाएगा और एक्सपोर्ट बूस्टेड हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसका कुमुलेटिव जो इफेक्ट है बड़ा अच्छा निकल के आएगा और इसमें पूरा इकोसिस्टम इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि स्टार्टअप्स बड़े पैमाने पर अट्रैक्ट हो जाए। वशिष्ठ साहब,
दो बातें, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर ने कहा भी कि जिस तरीके से फूड पार्क डेवलप किए जा रहे हैं और प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही हैं, उसका इम्पैक्ट दिखा है। आसपास के करीब 25-30 हज़ार किसानों पर उसका असर दिखता है। लेकिन जो संख्या है, क्योंकि एक बड़ा निवेश है, एक बड़ा ग्रुप है, उसको पूरे देश में ले जाने के लिए बहुत मुश्किल है। उसको रफ्तार किस तरीके से दी जाए। लेकिन क्या उसका विकल्प ये हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पर छोटी छोटी यूनिट प्रोसेसिंग की, वहाँ जो रॉ मटेरियल है उसको लेकर किया जाए और उसको जोड़ा जाए इनोवेशन या फिर टेक्निक के जरिए दूसरे जो सेंटर्स के साथ में? देखिए, बेसिक जो प्रॉब्लम है स्पेशली पेरिशेबल गुड्स में, वो तो यही है, क्लोज टू द प्रोडक्शन सेंटर if there is arrangement for packaging, for cooling, and then you can send it to cold storage. That is very important because mostly क्या होता है discussions में, ये confusion बड़ा होता है कि food processing नहीं हो रहा है, पर हम ये भूल जाते हैं processing बाद की stage है। फर्स्ट स्टेज ये है कि जो फ्रेश फॉर्म में हमारा प्रोड्यूस है वो मार्केट तक पहुंचे। ये इसको हम किसी तरीके से थोड़ा साइड लाइन कर देते हैं डिस्कशन में। तो टॉप प्रायोरिटी शुड बी, जो फ्रेश प्रोडक्ट है इट शुड रीच द मार्केट, वहीं पे ऑलरेडी कमियां हैं। और सेकंड स्टेज होनी चाहिए वो कि आपके पास जो सेकेंडरी चीज़ है मार्केट से जो नहीं पहुंच पा रहा है उसको आप प्रोसेसिंग में डालिए। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। लेकिन अगर हमने इतना ज़्यादा फोकस कर दिया कि वही प्रोसेसिंग हो, दैट विल ऑल्सो लीड टू क्रैश ऑफ मार्केट। Because how much would you process in this country? Huge amount, and you won't have the capacity. और फिर वो processed food को कहाँ बेचेंगे आप? Again you will be square to one. That demand supply mismatch होगा। Therefore strategy बिल्कुल clear होना चाहिए कि maximum proportion of fresh produce should reach the market. Fundamental चीज़ है। Next stage processing है। और once it goes to the market, then there would be people who will process. Not necessarily processing need not be very close to the center, you know. Okay. So that's the difference. हक साहब, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक आखिरी कमेंट मैं चाहूँगा आपका कि जिस तरीके से स्टेट, क्योंकि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट उनके पास है और निवेश के लिए जितना अमाउंट चाहिए चेन को डेवलप करना, और जो वशिष्ठ साहब ने और खान साहब ने कहा उस तरह के सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर आएगा। लेकिन कितना रिस्पांस दिखा है तमाम स्कीम्स का जहां पर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, और अगर नहीं तो फिर इसका विकल्प क्या है? प्राइवेट सेक्टर को तो आपको लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी है ही नहीं कि वो लार्ज स्केल में उस तरह का जिस तरह से चाहिए आपको इन्वेस्ट करें। जैसे आपने अभी देखा होगा कि डबलिंग फार्मर्स इनकम के लिए जो एस्टिमेट्स आया है कि लाखों करोड़ रुपया का एडिशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए जस्ट टू अचीव दिस मिनिमम गोल। और ये भी कहा गया कि 10 से 12% का एवरेज एग्रीकल्चरल ग्रोथ होगा। कहाँ होगा और कैसे होगा, उसमें लिए ये भी बता दिया कि हर साल आपको 5% करके एरिया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बढ़ाना है। 5% अगर एरिया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का आपने बढ़ा दिया तो किसान कब्रिस्तान में जाएगा। कहने का मतलब ये है किसान सुसाइड का रेट जो है और बढ़ जाएगा, क्योंकि प्राइसेस क्रश करेगा। ऑलरेडी जहाँ इस तरह का सिचुएशन आता है वो क्रश करता है और फार्मर्स सुसाइड्स करते हैं। तो आप तो फार्मर्स को सुसाइड्स की ओर ढकल रहे हैं। तो ये सब चीज़ों में थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए कि आप रियली किस तरह से करना चाहते हैं। और मेरा सिर्फ कहना है कि इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसका कोई चॉइस नहीं है। लेकिन जब तक आप सब्सिडीज वगैरह को रैशनलाइज नहीं करेंगे, सारे और रिसोर्सेज को लोकल लेवल पे मोबिलाइज नहीं करेंगे, तो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना आपका प्रोसेसिंग सेक्टर या वैल्यू एडिशन की जो आप बात करते हैं वो डेवलप नहीं हो पाएगा। हाँ साहब, एक आखिरी कमेंट, कैसे निवेश लाएं उस रूरल सेक्टर में, और क्या प्राइवेट कंपनीज इंडस्ट्रीज दिख रही हैं आती हुई? मैं निवेश से भी बड़ी बात एक बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि अभी करीब 300 मिलियन टन के आसपास फ्रूट्स वेजिटेबल का प्रोडक्शन है। डॉक्टर साहब कितना है? हाँ 300 पर। अगले 4 सालों में 400 मिलियन टन होने जा रहा है। इस टाइम पे इतनी ज़्यादा क्राइसिस आएगी, बड़े पैमाने पे कुछ करने की ज़रूरत है। बड़े पैमाने पे क्या हो सकता है? 2 चीज़ें कम से कम सजेस्ट करूँ। एक, कंज्यूमर्स का जो हम लोगों ने वो ग्रेन बेस्ड डाइट्स अभी तक चला रखी थी, चूँकि ग्रेन ही यहाँ पैदा होता था ज़्यादा, अब 5-7-10 सालों से चेंज हो गया है प्रोडक्शन पैटर्न। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन ओवरटेक कर लिया है फूड ग्रेन प्रोडक्शन को। तो अब कम से कम बड़े पैमाने पे कंज्यूमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस एडवर्टाइजिंग के जरिए कि ज़्यादा हेल्दी न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन प्लस के कंसेप्ट इस टाइम पे डालने की ज़रूरत है। तो सिर्फ जो है फूड सिक्योरिटी नहीं, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, बिकॉज बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, बॉडी को फूड नहीं चाहिए।
तो इसको किस तरीके से आप आम जनता के मन में ये चीज़ बैठा लें कि आप अच्छी कहेंगे फूड हैबिट को बदलने की बात कर रहे हैं। डाइटरी फूड हैबिट, उसमें बड़े पैमाने पे कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की जरूरत पड़ेगी। नंबर 2, दुनिया के मार्केट को आप जब तक नहीं कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, चाहे भले उसको सब्सिडाइज किसी भी फॉर्म में करना पड़े, जो WTO के रेस्ट्रिक्शन उसको देखते हुए ग्लोबल मार्केट को, इसलिए एक्सपोर्ट को बहुत बूस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये 2 चीज़ें हैं। तीसरा है जो पूरा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम का, एजुकेशन सिस्टम का जो एक प्रोडक्शन माइंडसेट है, उत्पादन बढ़ाओ वाला, अब वक्त आ गया है कि उसको बदल के कैसे मार्केटिंग का माइंडसेट है, कैसे एग्री बिजनेस का, कैसे वैल्यू एडिशन का, कैसे कंज्यूमर कनेक्ट का। तो कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से प्रोडक्शन को थोड़ा सा ओरिएंट करना पड़ेगा, और ये अंडरस्टैंडिंग पॉलिसी मेकिंग बॉडी में, कृषि भवन में भी ज़रूरी है, और पूरा यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट की कोई बात ही नहीं होती, एग्री बिजनेस उस पर फोकस करना होगा स्टेट वो लेवल पर। चेंज ऑफ ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब बात आप दर्शकों की राय की। हमने कार्यक्रम दिखाया था निजी शिक्षा में आरक्षण के सरकार के कदम को लेकर। भुवन लिखते हैं कि आरक्षण के लिए जो सीमा 8 लाख तय की गई है उसमें संशोधन किया जाए, इसको घटाकर 4 या 5 लाख किया जाए। ये संशोधन सिर्फ सवर्णों के लिए ही नहीं बल्कि SC ST OBC सभी वर्गों में करना चाहिए, और इनका सबसे बड़ा फायदा उन गरीबों को होगा जो वास्तव में इसके लिए ज़रूरी है, जिनका हक है। नया लिखती है कि आरक्षण का प्रावधान गरीब वंचित तबकों के लोगों के लिए अच्छा कदम साबित हो सकता है, बशर्ते इसका प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता पर न पड़े। तो आप दर्शक अपनी राय, सुझाव या फिर आलोचना लगातार हमें आप मेल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। साथ ही हमारे कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।